दोस्तों तो कल से मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इसकी ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड है, तो क्या इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 15 अप्रैल यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 18 अप्रैल को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 120 रुपये है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ की साइज को देखें तो आईपीओ 16.47 करोड़ का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस कंपनी के लीड मैनेजर को देखें तो इन्वेंचर मर्चेंट बैंकर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका लीड मैनेजर है। बिग सर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और रिकअप सिक्योरिटीज़ इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में QIBs के लिए पोर्शन नहीं रखा गया है, इसमें सिर्फ रिटेलर्स और इचिनाइज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज आईपीओ के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये फूड चेन बिजनेस में देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी अलग अलग तरह के जो फूड आइटम्स हैं जैसे कि केक है, पेस्ट्री है, बेवरेजेस है, डिज़र्ट है, तो इस तरह के जो फूड आइटम है तो इनके बिजनेस में देखने को मिलती है और इनकी जो भी आपको फूड चेन देखने को मिलता है वो मुंबई के अराउंड ही देखने को मिलता है। तो कंपनी की अभी 17 रिटेल स्टोर्स देखने को मिलते हैं और एक सेंट्रलाइज प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं। तो कंपनी अपने हॉस्पिटलिटी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फार रेस्टोरेंट से इसने बर्ड्स बेकरीज एंड पेस्ट्रीज को भी एक्वायर किया है। तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के बेकरी आइटम जैसे कि केक है, पेस्ट्रीज हैं, इसके अलावा काफ़ी तरह के जो बेवरेजेस हैं और डिज़र्ट हैं तो इनके बिजनेस में देखने को मिलती है। इसके अलावा कई तरह के फूड आइटम्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी का एक सेंट्रलाइज प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ पर इनके सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और इनके अलग अलग जो रिटेल स्टोर्स देखने को मिलते हैं तो वहाँ से डिलीवर किया जाता है। तो इसके लिए कंपनी के पास 4 व्हीकल्स भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो कुछ यूनिक बिजनेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 10 मंथ का आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि फाइनेंशियल 24 के पीरियड में देखें तो रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी 3-3.5 लाख के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 23 में देखें तो यहाँ पर 199 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल 22 के मुकाबले 23 का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले मोर देन 57 टाइम यानी कि 57.5 गुना से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 24 में देखें तो यहाँ पर फिर से इसके प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के जो नेटवर्थ हैं वो भी आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर आपको कंपनी के बोरोइंग्स नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट भी आपको हेवी देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 1.5 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान पे भी खर्च करने वाली है। तो यहाँ पर अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है और साथ में कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है। अब कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 62.5 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 12.46 का देखने को मिल रहा है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर पैट मार्जिन को देखें तो ये 6.96 का देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। अब अगर इसकी पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 23.12 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पी मल्टीपल को देखकर ऐसा लग रहा है कि आईपीओ आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर डेटा आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है और अगर आईपीओ के प्राइस को भी देखें तो 120 रुपये का प्राइस रखा गया है, तो इसका मतलब है कि ये आईपीओ भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ अपना क्यों लेकर आ रही है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 1 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है।
वहीं पर दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है प्रीपेमेंट रीपेमेंट। तो यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 11.15 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के रूप में खर्च करेगी और रेस्ट जो हो जाता है 3.95 करोड़ रुपए कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करने वाली है। इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000 रुपये रहेगा। तो अगर आप इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रिटेल पोर्शन में जो अलॉटमेंट है वो लॉटरी बेसिस पर होती है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 49.75% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 36.64% होने वाली है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको पहले से ही बहुत कम देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। तो ये भी इस कंपनी का एक रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी के प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को लगातार सेल कर रहे हैं और उनकी होल्डिंग भी बहुत कम देखने को मिल रही है। ग्रिल स्प्लेंडर एंड सर्विसेज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी दिनों से 8 रुपये के ऊपर ही आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 9,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो 6.5% के ऊपर इसका प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कुछ यूनिक बिजनेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी देखें तो फाइनेंशियल भी कुछ खास अट्रैक्टिव आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी के ऊपर डेट आपको हाई देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल 23 के बाद से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। इस आईपीओ में देखें तो QIBs का भी पोर्शन नहीं रखा गया है और अगर इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी आपको बहुत कम देखने को मिल रही है और साथ ही आईपीओ का जो प्राइस है वो भी काफ़ी हाई रखा गया है। तो यहाँ पर कई सारे आपको रिस्क फैक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह के आईपीओस में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो बेहतर है कि इस तरह के आईपीओस को अवॉइड किया जाए। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, यह पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने खुद की एनालिसिस जरूर करें। तो इस तरह के जो बहुत सारे आईपीओस आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिलते हैं, तो इनके अगर फाइनेंशियल को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी मैनिपुलेटेड होते हैं। इनके फाइनेंशियल से काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ की जाती है। हालांकि अगर ग्रे मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाती है तो फिर आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह के आईपीओस बहुत रिस्की होते हैं, यानी कि इस तरह के आईपीओस को कभी भी आपको होल्ड करके नहीं रखना है। तो आगे इस आईपीओ में भी अगर ग्रे मार्केट के अंदर आपको हाई डिमांड देखने को मिलती है, यानी कि प्रीमियम के अंदर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, तो एक बार अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। हालांकि कंपनी देखें तो कंपनी बिल्कुल भी आपको अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे में अप्लाई करना बहुत बार रिस्की भी होता है। तो अगर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है तो आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। अब आप सबका इस आईपीओ को लेकर क्या विचार है? क्या इस तरह के आईपीओस में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।